नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम एक मुलाकात में। मैं हूं आरजे ज्योति मलिक और शुक्रवार के दिन एक बार फिर से आपके लिए एक और पर्सनालिटी लेकर आई हूं। दोस्तों, हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक हम आपको हमारी कम्युनिटी में सक्सेसफुल पर्सनालिटीज से मिलवाते हैं। तो बस इसी वायदे को पूरा करते हुए आज भी आपको एक पर्सनालिटी से मिलवाऊंगी। तो दोस्तों, आप सब तैयार हो जाइए और साथ ही में आपको ये भी बता दूं कि इस शो के लिए आपके बहुत से फीडबैक्स हमें टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमें फीडबैक आप इसी तरह से देते रहिए। फीडबैक देने के लिए रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर विजिट कीजिए और फीडबैक का छोटा सा फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आप किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या किसी पर्सनालिटी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप हमें mail@radioudan.com पर मेल कर सकते हैं। चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगी, मिलते हैं हमारी आज की पर्सनालिटी से। दोस्तों, हमारी आज की पर्सनालिटी जो कि लीडरशिप एंड बिहेवियरल ट्रेनर हैं, एक फीमेल है और बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ बिता रही हैं, जो बहुत से अवार्ड्स भी ले चुकी हैं, जिनमें कुछ नेशनल अवार्ड्स भी शामिल हैं। चलिए तो उन्हीं से ही बात करते हैं, जानते हैं उनकी सक्सेसफुल लाइफ की कहानी, वो भी उन्हीं की जुबानी। हमारे साथ आज हैं मिसेस मधुबाला शर्मा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पर। थैंक यू सो मच ज्योति। हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तो हैं ही, बहुत ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल मैम, सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपसे मिलकर और भी ठीक हो जाएंगे। जी, तो मैम सबसे पहले हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। श्योर। जी। पर्सनल लाइफ, वेल, एक छोटी सी जिंदगी अभी तक बिताई है और आगे भी बिताने वाली हूँ। बहुत ही खुश मिजाज पर्सन मैं खुद को मानती हूँ और खुश हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ और मैं जन्म से ही दृष्टिहीन हूँ। आई एम ब्लाइंड सिंस बर्थ। मेरे पेरेंट्स, मेरी एक बड़ी सिस्टर है जो जिनका नाम मोनिका है। मोनिका और मैं, हम दोनों ही जन्म से ब्लाइंड हैं और हमारा एक छोटा सा भाई है जो अब उतना छोटा नहीं है क्योंकि हम भी बड़े हो गए हैं। तो मेरा भाई गौरव वो देख सकता है और हमने एक साथ बचपन बहुत ही खुशहाली से व्यतीत किया है। एक साथ खूब उछल कूद मचाई है, खूब शॉपिंग की है, खूब मजे किए हैं। तो ऐसे मैं पली बड़ी। जब मैं पैदा हुई तो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था और शॉकिंग भी था। मोर देन सरप्राइजिंग, आई वुड से शॉकिंग टू नो कि उनकी दूसरी बेटी हुई है जो देख नहीं सकती है। वो अपने ही चैलेंजेस फेस कर रहे थे और बहुत ही डिफिकल्ट था उनके लिए। लेकिन हैट्स ऑफ टू माय पेरेंट्स एंड सैल्यूट टू माय पेरेंट्स। उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अच्छे से अच्छे मौके, अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें दी और हमें ग्रो करने में हेल्प किया। तो ऐसे शुरुआत हुई मेरी जिंदगी की। अब अगर मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताऊं तो मैं बहुत ही लकी, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत हैप्पी गो लकी हूँ मैं। और मैं बहुत किस्मत ने मेरा साथ दिया है क्योंकि इतने अच्छे पेरेंट्स मुझे मिले, इतने अच्छे भाई बहन मुझे मिले। मेरी किस्मत का सितारा कुछ ऐसा चमका कि जब मैं पढ़ने की उम्र पे हुई तो मुझे सामने, मेरे पेरेंट्स को सामने से घर आकर किसी ने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के बारे में बताया। तब तक मेरी दीदी जो है वो अंध कन्या महाविद्यालय में जाती थी जो शंकर रोड में था, और दैट वाज अ स्कूल फॉर गर्ल्स, ओनली गर्ल्स, एंड दैट टू ओनली ब्लाइंड गर्ल्स। और जब हम NAB पहुंचे तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मुझे ब्रेल सिखाई जाएगी। दीदी ने भी मुझे ब्रेल सिखाना शुरू कर दिया था। दीदी ने मेरी खूब मेंटरिंग करी थी। अच्छा। तो टीचर्स ने वहां पर मुझे सिखाई ब्रेल। और उस वक्त अनुराधा मैम हुआ करती थी जो अभी NIVH में है। तब हम उनको अनुराधा दीदी, अनु दीदी करके बुलाते थे। उन्होंने खूब
प्यार किया, खूब दुलारा, और ये डिसाइड किया कि एनएबी जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉलो करेगा, और उसी के तहत अपॉर्चुनिटी मिली साइटेड फ्रेंड्स के साथ पढ़ने की। 2 स्कूल्स में गई मैं, 6th स्टैंडर्ड तक फेथ एकेडमी, एक कॉन्वेंट स्कूल, और 7th ऑनवर्ड्स मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम में गई। तो होता ही होता कि मैं रोज पढ़ने जाती थी स्कूल, स्पेशली 7th ऑनवर्ड्स, रोज स्कूल पढ़ने जाती थी सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक, और उसके बाद फिर मैं एनएबी जाती थी। एनएबी में टीचर्स बहुत सपोर्ट करती थी, मदद करती थी मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट करने में, कुछ एडिशनल सपोर्ट चाहिए होती थी तो उसे समझने में, कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स में हेल्प चाहिए होती थी तो उसे समझने में। लॉन्ग डे होता था, सुबह के 6 बजे से घर से निकल के रात को 7 बजे पहुंचती थी मैं और मेरी दीदी दोनों, बट बहुत ही मजा आता था, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो आपने पूरी स्टडी अपनी रेगुलर स्कूल में की है? बिल्कुल, थ्रू एनएबी। थ्रू एनएबी, राइट। तो अब मैं यही जानना चाहूंगी कि आपको अपने एजुकेशन एजुकेशन जो पीरियड होता है एक बच्चे का, उस वक्त आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम्स तो कई तरह की आती थी, बट थैंकफुली मैं उनको चैलेंजेस की तरह देख पाती थी, और मुझे हमेशा एक ओपन माइंड और ओपन थिंकिंग और बीइंग एबल टू थिंक ऑन माय ओन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की सीख दी गई थी। मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे कोई रोक टोक नहीं करते थे और मेरी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को एनेबल करते थे, तो मैं हेजिटेट नहीं करती थी कोई भी मदद मांगने के लिए। मैं चैलेंजेस बताऊं तो ये आते थे कि जैसे ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखती थी और मुझे उन्हें कहना पड़ता था कि आप बोल कर लिखिए ताकि मैं भी ब्रेल में लिख पाऊं। दूसरा चैलेंज ये आता था कि बाकी बच्चे तो थोड़ा जल्दी लिख पाते थे, लेकिन क्योंकि मैं ब्रेल में लिखती थी, एक तो छोटी उंगली में दर्द भी बहुत बुरी तरह से हो जाती थी, घाव बन जाता था, तो कंपैरेटिवली थोड़ा धीरे लिखती थी। तो बहुत डिफिकल्टी होती थी जब मैं पीछे छूट जाती थी और मुझे कैचअप करना पड़ता था, तो मैं हेल्प लेती थी उनको उन चैलेंजेस को ओवरकम करने में, कि ब्रेक्स में अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि मुझे ये काम कंप्लीट करवा दो, या घर पे आके पापा की हेल्प से किसी की कॉपी लाके उससे डिक्टेट करवा के पापा से करती थी। टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, सब ने मिलकर मुझे ये नोट्स का चैलेंज ओवरकम करने में हेल्प किया। टीचर्स एनएबी में भी और मेरे जो रेगुलर स्कूल की टीचर्स थी उन्होंने भी। मैं टीचर्स की फेवरेट रहती थी अपने रेगुलर स्कूल पे, इस बात का मुझे बहुत मजा आता था। और दूसरा चैलेंज मुझे ये आता था कि बुक्स हर वक्त अवेलेबल नहीं होती थी। जैसे मैं जब कॉलेज में भी गई, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है लेडीज श्रीराम कॉलेज से, तो सारी पढ़ाई मेरी दिल्ली में ही हुई है। तो वहां पर फॉर एग्जांपल बहुत डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि नॉवेल्स जो होते थे वो उस वक्त सारे रिकॉर्डेड नहीं होते थे। अभी तो एक्सेसिबल फोन्स भी हैं, उस वक्त तो मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था। अभी तो स्क्रीन रीडर है, कोई बुक डाउनलोड आराम से कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बुक्स भी मिल जाती हैं। बट उस वक्त जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो अप्रैल में कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो बुक्स मिलते मिलते कम से कम अक्टूबर, नवंबर, कभी कभी दिसंबर, कभी जनवरी भी हो जाता था। तो एग्जाम्स के पास आने तक मैं मटेरियल इकट्ठा करती रहती थी। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता था एजुकेशन में मेरे हिसाब से। ये जनरली हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है अगर बुक्स ब्रेल में नहीं अवेलेबल होती हैं तो। राइट। और दूसरी बात ये है कि ब्रेल में बुक्स हर कोई पढ़ भी नहीं पाता है, और ब्रेल की बुक्स बहुत ही वॉल्यूमिनस होती हैं। तो उनको पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। जी। तो मैम अब आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहेंगे। क्वालिफिकेशन, वेल आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट। उसके बाद मैंने सब कुछ ऑन द जॉब सीखा है। मैंने बेस, मेरी फाउंडेशन एनएबी में हुई, मेरा बेस वहां बना, और उसके बाद फिर मैंने 1st से लेके 6th तक कॉन्वेंट स्कूल फेथ एकेडमी में पढ़ाई करी, उसके बाद डीपीएस आरकेपुरम में पढ़ाई करी, और उसके बाद लेडीज श्रीराम कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ाई करी। 11th 12th में मैंने ह्यूमैनिटीज चूज किया था, क्योंकि मैथ्स में मेरे नंबर कम आते थे, साइंस में उतना रुझान उस वक्त नहीं था।
और नंबर लाना भी ज़रूरी थे और अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी था। तो मुझे लैंग्वेजेज़ में बहुत इंटरेस्ट रहा है बचपन से। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरा इंग्लिश में हाथ बहुत तंग था और मुझे बहुत मन था कि मैं इंग्लिश सीखूं और मैं अच्छे से इंग्लिश बोलूं। और मुझे याद है कि जब मैं क्लास 1 में थी, मैंने मैम से, और डे 1 था, मैंने मैम से पूछा, मैम जी हमारी डायरी कब मिलेगी? मैम ने कुछ इंग्लिश में कहा जो मुझे आज तक समझ नहीं है और ना मुझे याद है। थोड़ी देर बाद फिर मैंने पूछा, मैम जी हमें डायरी कब मिलेगी? मैम जी हमें डायरी कब मिलेगी? और उनका आंसर, क्योंकि हमारे स्कूल में था कि इंग्लिश में ही बात करेंगे, टीचर्स सब इंग्लिश में बात करती थी, मुझे समझ नहीं आती थी। और उसके बाद फिर मैंने कोशिश करना शुरू करी। मैं बहुत ही धीरे धीरे सेंटेंसेस बोलती थी, ध्यान देते हुए कि मैं कोई गलती ना करूं, या कोई गलती करूं तो उससे सीख जाऊं। तो ऐसे ही 11th 12th में मैंने इंग्लिश पढ़ाई करी और संस्कृत भी पढ़ी। तो एक पॉइंट पे मेरे दोस्त मुझे पंडिताइन कहते थे। और साइकोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, पर कॉलेज में मैंने फाइनली इंग्लिश ऑनर्स पे सेटल किया, क्योंकि उस वक्त मुझे कहा गया था कि क्योंकि आप ब्लाइंड हो, आपको हम साइकोलॉजी में एडमिशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाओगे। तो मैं साइकोलॉजी पढ़ने से महरूम रह गई, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करने का मौका मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ में मिल ही गया। बिल्कुल। तो मैम आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर ही आते हैं आप। जी। प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया। मैं बहुत नॉटी थी। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं 3rd 4th में थी, मेरी एक फ्रेंड चर्च से बुकमार्क्स और कैलेंडर्स लाया करती थी, और मैं और वो आधे आधे बांट कर, उनको बेच कर अपने लिए कुछ कुछ रुपयों का जुगाड़ करते थे। ओह माय गॉड। तो जैसे 1 रुपए का कैलेंडर, 1 रुपए के 4 बुकमार्क्स, और मैं बहुत ही स्ट्रेटेजिकली करती थी। मैं अपने हाथ में लेकर चली जाती थी, फ्रेंड्स के घर चली गई, आंटीज के घर चली गई, और आंटी पूछती थी, बेटा ये क्या है? आंटी ये एक कैलेंडर है इस मंथ का, आपको लेना है? अरे वाह। और आंटी बोलती थी हाँ डेफिनेटली। तो फिर अब वो 1 रुपए का कैलेंडर कोई भी बच्चा इतने प्यार से पूछ रहा है, तो आराम से मुझे लोग मिलते थे और अप्रिशिएट करते थे, और वो मुझसे खरीद लेते थे। उसके बाद मैंने 4th स्टैंडर्ड में, याद है मुझे, मैंने बैंगल्स सेल किए। एक आंटी थी मेरे घर के पास, वो बैंगल्स सेल करती थी, तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरी हेल्प कर सकते हो? तो मैं स्कूल में ले जाके टीचर्स के सामने दिखा के उनको, टीचर्स को मैं बैंगल्स सेल किए। उसके बाद जब मैं 11th 12th स्टैंडर्ड में आई, तो मैंने ऐसे ही एक और आंटी के हेल्प से एक और आंटी के लिए कुछ गैस लाइटर्स सेल किए, और फिर मैंने ऑरिफ्लेम, एक कॉस्मेटिक्स कंपनी है, बिल्कुल, उसका सामान सेल किया। सो लिपस्टिक्स, परफ्यूम्स, शैम्पू, सोप, एवरीथिंग। वेरी नाइस। इसका मतलब आपने शुरू से ही अब अर्न करना शुरू कर लिया था, बहुत बचपन से ही। हाँ, ऐसा इंटरेस्ट था मुझे और मौका भी मिलता गया। चलिए, तो मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाए थे। ओह ग्रेट। जब मैं स्कूल में थी 11th स्टैंडर्ड में, तो एक बच्चे को ब्रेल सीखने की नीड थी, तो मैंने उसमें भी अपना हाथ ट्राई किया था। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप अभी, जैसे कि मैंने लिसनर्स को पहले भी बताया, एज अ लीडरशिप एंड बिहेवियरल ट्रेनर आप काम कर रही हैं, तो जरा उसके बारे में बताइए, और यहाँ तक आप कैसे पहुंची, इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। तो जब मैं कॉलेज में थी, फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वो भी NAB के थ्रू, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जेनपैक्ट, जेकेस तब नाम हुआ करता था, GE कैपिटल इंटरनेशनल सर्विसेज। वो ढूंढ रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ ट्रेनर्स के साथ जो विजुअली इम्पेयर हो। तो उन्होंने बहुत से ट्रेनर्स को इंटरव्यू किया, बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया, उसमें से उन्होंने 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, और शॉर्टलिस्ट करने के उनमें फॉर्चुनेटली मैं एक थी।
और उसके बाद उन्होंने मुझे नौकरी दी जहां पर मेरा टाइटल था वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर, और मेरा रोल था कि जो कॉल सेंटर को लोग ज्वाइन करते हैं उनका इंटरव्यू होता है, तो वो वॉइस इंटरव्यू मैं उनका लूं। मुझे असेस करना होता था कि वो ठीक से कम्युनिकेट इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं कि नहीं। नाइस। और ये एक सबूत था एक्चुअली कि मैंने अपनी इंग्लिश बचपन से लेकर तब तक सुधार ली थी, तो मुझे ये मौका मिला। जब तक मैं कॉलेज में थी मैंने ये काम किया 1 साल। इट वाज अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। मैं घर बैठे बैठे फोन पे लोगों के इंटरव्यूज लेती थी। उसके बाद फिर एनएपी के थ्रू मेरे को एक और मौका मिला फ्रीडम साइंटिफिक के साथ काम करने का। जॉज तो हमारे बहुत से लिसनर्स यूज करते ही होंगे, बहुत से लिसनर्स जानते होंगे जॉज के बारे में। बिल्कुल। तो मैंने जॉज की टेस्टिंग करी, हेल्प डॉक्यूमेंट्स लिखे, बग्स फाइंड आउट किए कि जॉज कहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो नुक्ता चीनी मैंने की और जॉज को सुधारा। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला IBM दक्ष, पहले दक्ष उसे के नाम से जाना जाता था, फिर IBM दक्ष 2005 में वो हो गया। 2005 में जो मेरे HR में थे जैकिस में, उन्होंने हायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो वो इंडिपेंडेंटली काम करने लग गई थी अनुभूति मित्तल। उन्होंने मुझे पूछा कि मैं क्या मूव करना चाहूंगी एक ट्रेनिंग प्रोफाइल में, और मैंने कहा डेफिनेटली, व्हाई नॉट, दैट इज समथिंग दैट इंटरेस्ट्स मी और मैं डेफिनेटली ट्राई करना चाहूंगी। तो फिर मैंने जॉइन इंटरव्यू दिया और मेरी सिलेक्शन हुई IBM दक्ष में एज अ वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर। यहाँ पर मैं फुल स्विंग में VNA ट्रेनिंग करती थी, लोगों को सिखाती थी कि आपने अमेरिका में, UK में कस्टमर्स से बात करनी है तो कैसे बात करनी है, क्या आपके सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए। बहुत से लोगों का एक्सेंट रहता है, एक बोलने का लहजा रहता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश से आए हैं तो एक लहजा होगा, हरियाणा से आए हैं तो भाई एक तरीके से बात करेंगे। और whatever the accent may be, वो करेक्ट करना और उनको हेल्प करना कि एक कस्टमर से जब वो बात कर रहे हैं एक प्रॉपर फिनेस के साथ वो बात कर पाए। ये मैंने ट्रेनिंग करी करीब 1.5 साल तक। ओके, तो आपने पहले ट्रेनिंग ली? मैंने ट्रेनिंग कंडक्ट करी। हर ट्रेनिंग करने के लिए आपका एक ट्रेनर होता है जो 3-4 हफ्ते का होता है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये ट्रेनिंग कंडक्ट किया, ऐसा मैंने लोगों को सिखाया। जितने भी न्यू हायर्स आते थे वहां पर, नए लोग रिक्रूट होते थे कॉलिंग प्रोफाइल के लिए कि वो कॉल्स लेंगे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए। जैसे आप एक प्रोडक्ट के लिए कस्टमर सर्विस में फोन करती है, मान लीजिए आपका एयरटेल का फोन नंबर है, नेट कनेक्शन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप जो कस्टमर केयर में फोन करती हैं, जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स फोन उठाते हैं, उन कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स की ट्रेनिंग करती थी मैं। ओके। तो ये मैंने 1.5 साल तक किया। उसके बाद फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी होती है, तो एक इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकली जहां पर कॉर्पोरेट ट्रेनर का रोल था, वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटेटर जिसको कहते हैं, या बिहेवियरल ट्रेनर कह लीजिए। उसकी पोजीशन निकली थी, तो मैंने अप्लाई किया, बहुत से लोगों ने अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली उनमें से मेरा सिलेक्शन उस वक्त हुआ 2007 में। तब से लेके आज तक सेम कंपनी में तब से लेके आज तक मैं उसी टीम में काम कर रही हूँ और बतौर कॉर्पोरेट ट्रेनर या लर्निंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटेटर जिसे कह सकते हैं। और मैं बहुत सी तरह की वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ। मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट करती हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती हूँ, किसी को फीडबैक कैसे देना है, जब आपको फीडबैक मिले तो फीडबैक कैसे लेना है, टीम में आप कैसे काम कर सकते हैं, एक अच्छे लीडर आप कैसे बन सकते हैं। या फिर एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसका नाम तो सभी ने, बहुत लोगों ने सुना होगा। जी बिल्कुल।
तो उस बुक पे, उस कोर्स पे भी मैं फैसिलिटेशन करती हूँ, वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ। इनफैक्ट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन, डिसेबिलिटी अवेयरनेस वर्कशॉप्स भी करती हूँ। ओह नाइस। तो क्या आपने अभी तक किसी डिसेबल पर्सन को ट्रेन किया है? जी बिल्कुल, मैंने, और मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं। वैसे यूजुअली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बहुत कम होते हैं मेरे सेशंस में, मेरे प्रोग्राम्स में, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट भी काम करते हैं, पर्सन्स विद फिजिकल और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज भी काम करते हैं, और पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज भी काम करते हैं। तो सभी तरह के डिसेबिलिटीज के लोग मेरे सेशंस में आए हुए हैं। इनफैक्ट मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ दोनों विजुअली इम्पेयर हैं। दोनों उस वक्त IBM दक्ष में काम करते थे। दोनों ने मेरे वर्कशॉप्स अटेंड किए हुए हैं। और मैंने एक स्पेशल बैच के बारे में जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही फन था। मैंने एक ट्रेनिंग की थी जहां जो मोटिवेशन के ऊपर थी, और मेरे पास 8 पार्टिसिपेंट्स थे, और 8 के 8 पार्टिसिपेंट्स हियरिंग इम्पेयर्ड थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा। मैं विजुअली इम्पेयर्ड, वो हियरिंग इम्पेयर्ड। मैं उन्हें देख नहीं सकती, वो मुझे सुन नहीं सकते। तो किस तरह से मैनेज किया? उस एक्सपीरियंस को भी शेयर कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैंने एक तो ये इंश्योर किया कि कई हियरिंग इम्पेयर्ड लोग लिप रीड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये इंश्योर किया कि सीटिंग अरेंजमेंट इस हिसाब से हो रूम में। दूसरा, मैंने इंटरप्रेटर के लिए रिक्वेस्ट किया, एक इंटरप्रेटर को बुलाया। और तीसरा, मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जो भी मैं बोलती थी उसको मिनिमम वर्ड्स में एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखती थी। तो मैंने अपने कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर दिया, और जो भी कहा, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए या जो भी शेयर किया, कहा, उसको स्लाइड्स में या वर्ड डॉक्यूमेंट में उन्हें लिखा हुआ विजुअली दिखाया। इस तरह से हमने आपस में कम्युनिकेट किया, और बहुत ही, उनके वर्ड्स में मैं कहूंगी, इफेक्टिव सेशन रहा। वंडरफुल, बहुत अच्छा। तो मैम, आपके साथ बातचीत को हम जारी रखेंगे, पर उससे पहले हम आपका एक फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहते हैं। मुझे ना कैलाश खेर का बबम बम बबम बबम बम बबम बम 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 लहरी बहुत पसंद है। मन करता है झूम उठो उस गाने पे, तो वही सुना दो। चलिए फिर हम भी झूमते हैं और लिसनर्स को भी झूमने का मौका देते हैं। तो लिसनर्स एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल सॉन्ग। इस सॉन्ग के बाद वापस आती हूँ और मधुबाला शर्मा जी से बातचीत को जारी रखती हूँ। सुनते रहिए एक मुलाकात एंड ऑब्वियसली रेडियो उड़ान। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम एक मुलाकात में। मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक, और आज प्रोग्राम एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं मिसेस मधुबाला शर्मा जी से, जो कि एज अ लीडरशिप ट्रेनर जॉब कर रही हैं और इस काम को बहुत ही सक्सेसफुली कर रही हैं। तो उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। अब उनसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी मधु जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे भी बात करके। जी बिल्कुल। तो आपने अपने बहुत से एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। तो अब थोड़ा सा आपकी मैट्रिमोनियल चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो जनरली इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, और आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। श्योर। तो लिसनर्स को सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं मैरिड हूँ, एंड मैं बहुत ही हैप्पीली मैरिड हूँ। और 2005 एक रियल टर्निंग ईयर था मेरी लाइफ में, जब मुझे एक अच्छा ब्रेक मिला प्रोफेशनली, और मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिला। मैं मैरिड हूँ दिनेश कौशल के साथ। दिनेश भी 100% विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और वो काम कर रहे हैं इस वक्त NVDA प्रोजेक्ट पर। NVDA बहुत से अपने यूजर्स यूज भी करते होंगे, लिसनर्स यूज करते होंगे। जी बिल्कुल।
वो सेपियंट के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारी मैरिज मैं कहूँगी लव कम अरेंज मैरिज हुई। ओके। और बहुत ही फास्ट पेस सब कुछ हुआ। इनफैक्ट मैं एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाकर ये भी कहूंगी कि शायद मैंने फ्रीडम साइंटिफिक में काम ही इसलिए किया था कि मैं और दिनेश मिल पाए। दिनेश फ्रीडम साइंटिफिक में उस वक्त सॉफ्टवेयर डेवलपर के लेवल पे काम करते थे और मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉस की मैं टेस्टिंग करती थी। और हम एक ही रूम में साथ साथ बैठते थे, हम खूब बातचीत करते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले शुरुआत में ऐसे ही बस यूं ही मैं दिनेश को कुछ खास पसंद नहीं करती थी फॉर नो रीजन। जब वो आने वाले थे, मैंने उनसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, जब वो आने वाले थे तो मैंने कहा, सबको बोला कि अरे पता नहीं क्यों आ रहा है ये, पर देख लेंगे। और उसके बाद हम खूब मस्ती करते रहे, हंसते खेलते, गपशप मारते और चैटिंग करते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। Okay. फिर हमने फॉर्मली डिसाइड किया, हमारे पेरेंट्स मिले और हमारे पेरेंट्स ने और हमने मिलके फिर डिसाइड किया कि हम शादी कर सकते हैं। और उसी साल में एक तरह से झट मंगनी फट ब्याह समझ लीजिए। Okay. जून में हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई। दिसंबर 2005 में हमारी शादी हो गई। और अब हमारा एक बेटा है। हमारा बेटा अभी 8.5 years का है। वो खुद को 9 years का कहना चाहता है वैसे। बड़ा बनना चाहता है। बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया। तो इट मीन्स बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ आप बिता रही हैं और बहुत ही एक्टिव हैं। तो आप वुमेन हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो घर के काम को किस तरह से मैनेज करती हैं? मुझे कुकिंग का शौक है, लेकिन मैं हर वक्त कुकिंग कर नहीं पाती हूँ क्योंकि एक तो टाइम नहीं रहता है, क्योंकि प्रोफेशनली भी बहुत कुछ करना होता है। आई यूजुअली हैव अ लॉन्ग डे। जब मेरे सेशंस होते हैं तो मैं देर से घर पे आती हूँ। प्लस अगर दोनों चीजें मैनेज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, बट बहुत ही असिस्टिव डिवाइसेस की मैं हेल्प लेती हूँ चीजों को मैनेज करने में। आजकल तो हम ब्लेस्ड हैं कि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर गई है। बिल्कुल। और सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि लाइफ कंपैरेटिवली आज से 20 साल पहले जो चैलेंजेस आज से 20 साल पहले रहे होंगे, वो अब उतने चैलेंजेस नहीं है। तो पहले जब हमारी शादी हुई थी तब मेरे इन लॉज थे, बहुत ही अच्छे, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव, अफेक्शनेट इन लॉज थे। अभी तो वो ऊपर से हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बट उनका साथ जितना भी था बहुत ही अच्छा साथ था। उसके बाद से हम तीनों इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। और पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस कुछ इस तरह से, कुछ डिफरेंट लेवल के चैलेंजेस आते हैं। कुकिंग मैनेज हो जाती है, क्लीनिंग सब कुछ मैनेज हो जाता है, कुक है, हेल्प है जो एनेबल कर देते हैं वो सब, और लेबलर्स हैं, मेजरिंग स्पून्स हैं, अगर मुझे खुद कुछ करना हो तो मैं खुद कर सकती हूँ। इंडिपेंडेंट हस्बैंड, इंडिपेंडेंट पार्टनर हैं जिनकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है। कभी मार्केट से कुछ लाना हो, नीचे से कुछ लाना हो, बेटे को बस स्टॉप से लाना हो, वो मैनेज करते हैं अच्छे से। बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं दिनेश। चैलेंजेस आते हैं नमिश का होमवर्क करवाने में। नमिश मेरे बेटे का नाम है, और उसके भी हम सॉल्यूशंस कई बार ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, तो तब फिर हम फ्रेंड्स की, नेबर्स की, वॉलंटियर्स की सपोर्ट लेते हैं। अभी जैसे जब नमिश बहुत छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं इसको एनिमल्स की पहचान कैसे करवाऊं कि वो टीवी में देखे तो खुद बोले कि मम्मा लायन। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मैं पिक्चर्स में पॉइंट आउट नहीं कर सकती तो मैं सॉफ्ट टॉयज लेकर आऊंगी। तो फिर मैं सॉफ्ट टॉयज लेकर आई, उसके साथ खूब खेला और उसके साथ एक जू का गेम बनाया।
और गेम के थ्रू ही मैंने उसको एनिमल्स की पहचान करवाई। वैसे ही हमने यूएस से बुक्स ऑर्डर करी थी जो ब्रेल एंड पिक्चर बुक्स हैं, तो वो पिक्चर्स देखता था, हम ब्रेल पढ़ के उसको स्टोरीज बताते थे। वेरी नाइस। लास्ट ईयर उसका होमवर्क का जैसे चैलेंज हो रहा था, तो हम नेबर्स ने, हमारे एक नेबर हैं बहुत ही अच्छे, उन्होंने हेल्प किया। मेरी एक आंटी हैं बहुत ही लविंग केयरिंग, उन्होंने नमिश को नर्सरी केजी क्लास से लेके सेकंड तक बहुत सारा होमवर्क करने में, राइटिंग इम्प्रूव करने में, रीडिंग इम्प्रूव करने में हेल्प किया। और आजकल तो हम खुद ही उसका होमवर्क मैनेज कर रहे हैं। इस वक्त तो इस लेवल पे आ गया बड़ा है, हो रहा है, आप भी मैनेज कर पाएंगे इजीली। एग्जैक्टली वो पढ़ देता है और हम उसको फिर अकॉर्डिंगली हेल्प कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपके बारे में एक आपके टैलेंट के बारे में जानती हूँ कि आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं और आपने थिएटर वगैरह भी किया है, तो इसके बारे में हमें बताइए, क्या ये सच है और किस हद तक सच है, और थोड़ा सा एक्ट भी हम आपसे करवाना चाहेंगे। थोड़ा बहुत तो उसका ग्लिम्स आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मिल ही गया होगा वैसे। तभी मैंने पहचाना। मुझे थिएटर बचपन से पसंद है। मुझे सिंगिंग सच नहीं पसंद। एक मान्यता है कि जो भी ब्लाइंड है वो गाता बहुत अच्छा होगा। मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं नहीं गाती हूँ, मैं अच्छा तो नहीं गाती हूँ, वो आपको पता लग गया होगा जिस तरह से मैंने बबम बम बबम कहा था। वैसे मुझे तो लगा था कि आप गाती हैं अच्छा। अच्छा। बहुत कॉन्फिडेंटली आपने सेम एक्सेंट में उसे बोला था, गाया था। अच्छा, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। गाने से ज्यादा अच्छा मुझे लगता है मैं मिमिक्री और एक्टिंग कर पाती हूँ। मैंने स्कूल में जब मैं एनएबी में थी तो बहुत छोटी थी, 5 साल की, मुझे याद है कि, और मुझे ये बात याद है अच्छे से कि एक हमने प्ले किया था मधु का सपना। मैं उस वक्त स्टेज पर खड़े होके अपने डायलॉग्स के साथ साथ बाकी सबके डायलॉग्स भी पीछे से प्रॉम्प्ट करती थी। और वो तब था। उसके बाद मैंने और भी कुछ प्लेज किए एनएबी के थ्रू वेरियस फोरम्स में। और अभी 4-5 साल पहले एपी सेंटर एक गुड़गांव में एक जाना माना स्टेज है, उस पे भी मैंने एक प्ले परफॉर्म किया था। उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, घर पे हमारा हमेशा थिएटर बना रहता है, हमेशा मतलब अक्सर थिएटर बना रहता है कि एक बार तो मेरे बेटे को मेरे इस हुनर के बारे में कुछ आइडिया है और वो कोई मौका नहीं छोड़ता मुझसे मिमिक्री करवाने का, मुझसे एक्टिंग करवाने का। फॉर एग्जाम्पल वो नोबिता डोरेमोन का एक कार्टून आता है, वो बहुत देखता है। हाँ, बिल्कुल। और उसमें सारे कैरेक्टर्स मुझे प्ले करने होते हैं। खास तौर से रोते हुए नोबिता का कैरेक्टर मुझे ही प्ले करना पड़ता है क्योंकि वो खुद अपने लिए अच्छा वाला रोल लेता है जिसमें उसके पास सारे गैजेट्स होते हैं और सारे अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, एक टाइम था जब मेरा बेटा बोलता था कि मुझे ना एक छोटी बहन चाहिए और बहन चाहिए या भाई चाहिए, मुझे एक सिबलिंग चाहिए। हमने सोचा ये तो बहुत ही असमंजस में पड़ गए भाई हम। अब ऐसा तो इस वक्त पॉसिबल है नहीं क्योंकि हम खुश हैं कि हम ब्लेस्ड हैं एक बच्चे से जो नमिश के रूप में हमें मिला। एक बहुत ही प्यारा बच्चा, पर एक बहुत है। और तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसके साथ मिमिक्री करूंगी और मैं उसकी छोटी बहन बन गई। उसने मुझे एक नाम भी दिया, उसने मुझे नाम दिया एवू। एवलिन, पहले एवलिन से उसने बनाया एवू। तो मैं हमेशा उसको ऐसे ही मस्ती करती थी, बेड पे लेट के साइकिल चलाती थी और बोलती थी मिस भैया आप मुझको टॉय दे दो। और उसके सारे टॉयज मैं लेती थी और फिर ये भी एक्टिंग करती थी कि रमेश भैया पोटी हो गई, साफ कर दो।
और उससे उसको वो मस्ती करते करते एक बार उसने मुझे कहा कि मम्मा यही वाला बेबी अच्छा है, असली का बेबी नहीं चाहिए। ओके, वाकई में बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेती हैं आप। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपकी स्टोरी को सुनकर, और उम्मीद है लिसनर्स भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत इंस्पायर हो रहे होंगे और बहुत ही कुछ सीखा होगा उन्होंने आपकी स्टोरी से। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स, हमारे पीडब्ल्यूडीज जो पीडब्ल्यूडीज हैं वो आगे आए, तरक्की करें, अपने आप को कहीं से भी लिमिटेड ना समझें। और जो लिसनर्स जो खुद पीडब्ल्यूडी नहीं है, किसी पीडब्ल्यूडी को जानते हैं, उसको हेल्प करें, मौका दें, बताएं कि वो अपने पोटेंशियल को समझें और उसको वेस्ट ना करें। एग्जैक्टली। तो चलिए मधु मैम, अब आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या अचीवमेंट्स आपकी? Well, there is yet to be achieved. I mean, बहुत सारी अचीवमेंट्स अभी करनी बाकी हैं, बहुत सारी जर्नी अभी करनी बाकी है। कुछ अचीवमेंट्स मैं जो सोचती हूँ कि मैंने अचीव किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलना, इस तरह से मुझे ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट लगी। और उससे भी बड़ी अचीवमेंट ये हुई कि मेरे काम को देखकर जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने और पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस को मौका दिया आगे आने का और ट्रेन करने का, तो ये भी एक अचीवमेंट मैं मानती हूँ। अभी अवार्ड्स की बात करूं तो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑनर्ड एंड फेलिसिटेटेड बाय द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, जो NIVH अवार्ड्स एग्जीक्यूट करते हैं डिसेबिलिटी डे पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडिकैप्ड। 2007 में मुझे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला था। 2008 में मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड गई बॉम्बे में नीलम खुर्शीद कांगा अवार्ड के लिए, और ये यूजुअली विमेन अचीवर्स को मिलता है, यंग विमेन अचीवर। उस वक्त मुझे जब एक्नॉलेज किया गया तो बहुत अच्छी फीलिंग हुई। और 2009 में जब प्रतिभा पाटिल जी प्रेसिडेंट थी, तब मुझे रोल मॉडल का अवार्ड मिला था। और ये अवार्ड्स की मुझे थैंक यू, इन अवार्ड्स की खुशी मुझे इसलिए नहीं है कि मुझे अवार्ड्स मिले, इन अवार्ड्स की खुशी मुझे इसलिए है कि वो मुझे एक क्रेडिबिलिटी देते हैं, और वो क्रेडिबिलिटी ये दर्शाती है, इस बेसिस पे मैं लोगों को ये कह सकती हूँ, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को मैं ये कह सकती हूँ कि आप मौका दीजिए हम जैसे लोगों को, हम में क्षमता है। इसलिए मैं इन अवार्ड्स को बहुत ही प्रेशियस मानती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो मैम, आपके अवार्ड्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में और आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत सी बातें हमने आपसे की, और इवन आपका टैलेंट भी अब सबके सामने आया रेडियो के लिसनर्स को सुनने को मिला। जी, लिसनर्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत इंस्पायर हैं आपसे। तो मैम, अब थोड़ा सा और फन चाहते हैं, क्योंकि आप भी बहुत ही, आपकी नेचर बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट बोलती हैं और बहुत अच्छा एक्सप्रेस करती हैं। तो एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। एक सीक्रेट और बताना चाहूंगी इससे पहले, मेरा भी एक ड्रीम है आरजे बनने का। मुझे तो रेडियो उड़ान पर आप जरूर आइएगा। श्योर। मैंने इनफैक्ट रेडियो मिर्ची पे भी एक छोटा सा एड रिकॉर्ड किया था गुड फूड टॉक्स के लिए, और गुड फूड टॉक्स एक ऐप है जो पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस यूज कर सकते हैं टू लोकेट रेस्टोरेंट्स एंड उसके मेन्यूज, एक्सेसिबल मेन्यूज रीड करने के लिए। तो उस ऐप के लिए मैंने वॉइस ओवर, उस एड के लिए मैंने वॉइस ओवर दिया था एक प्रोमो के लिए। और तो वो सेम प्रोमो रेडियो उड़ान पर भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो लिसनर्स आपकी वॉइस ऑलरेडी सुन रहे हैं।
वाओ। जी तो लिसनर आप सुन लीजिए, गुड फूड टॉक्स में जिस वॉइस को आप सुनते हैं वो यही मधुबाला जी हैं। हर वीकेंड आप सबका कोई ना कोई नया प्लान तो होता ही होगा ना। कभी फिल्म तो कभी यूं ही सीपी की सेंट्रल पार्क के बाहर सेल्फीज खींचना, या फिर कुछ भी मन न करे तो घर बैठे बैठे अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर लो। आपको पता है, हम जैसे कई लोगों के लिए तो आपका ये वाला प्लान भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अब डेफिनेटली होगा। मेरा नाम मधु है, मैं देख नहीं सकती, आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, बट यू नो व्हाट, नाउ गुड फूड टॉक्स। अगर आप नहीं समझे तो हम बताते हैं। गुड फूड टॉक्स है इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप, खास दृष्टिहीन, कम दृष्टि, बुजुर्ग, डिसलेक्सिक और ऑटिस्टिक दोस्तों के लिए। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अ सक्षम एंड रेडियो मिर्ची इनिशिएटिव, लोकेशन पार्टनर बारबेक्यू नेशन। और अचीवमेंट्स के लिए अगर व्यूअर्स और लिसनर्स और भी कुछ देखना चाहते हैं तो कैसे लिविंग विद लाइफ विद ब्लाइंडनेस पॉसिबल है, कैसे पेरेंटिंग पॉसिबल है, दूरदर्शन के सीरीज थे नजर या नजरिया, यूट्यूब पर ये अवेलेबल हैं। उसमें एपिसोड 1 में मुझे फीचर किया था, तो लिसनर्स देख भी सकते हैं वो एपिसोड्स और जान सकते हैं लाइफ विद ब्लाइंडनेस के बारे में। बहुत बढ़िया। तो आपको दूरदर्शन के एक प्रोग्राम तेजस्विनी में भी अपनी इंटरव्यू देने का मौका मिला। जी तो आपको बहुत बहुत रेडियो उड़ान विशेष देता है, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत विशेष हैं कि आप सक्सेस तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। इवन आप पहुंच भी चुकी हैं, बहुत कुछ अचीव भी कर चुकी हैं, बहुत कुछ तो बाकी है। बिल्कुल। ये तो हर किसी का सपना होता है, या हर किसी का कोई ना कोई टारगेट जरूर होता है लाइफ में कि अब ये अचीव हुआ, अब ये अचीव करना है। चलिए तो रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मुझे डर लग रहा है। बहुत फन होगा, आप भी एंजॉय करेंगी। श्योर। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपको इनमें से किसी से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना पसंद करेंगी? ए स्मृति ईरानी, बी सोनिया गांधी। स्मृति ईरानी। ओह नाइस। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं और आपकी बहुत अटैचमेंट है अपने बेटे से, तो उसके स्कूल में एक प्रोग्राम है जहाँ पर उसे ऑनर होना है और सिर्फ एक ही पेरेंट अलाउड है, तो आप अपने हस्बैंड को जाने देंगी या खुद जाना पसंद करेंगी? मैं अपने हस्बैंड को भेज दूंगी और उनके साथ फोन पे रह जाऊंगी। Oh my God! एक तीर से दो निशाने। ओके। क्योंकि आप एक्टिंग करती हैं, मिमिक्री करती हैं। थर्ड क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है। अगर आपको थिएटर करने का मौका मिले या फिर एक्टिंग करने का मौका मिले तो आप किसके अंडर काम करना चाहेंगी? शाहरुख खान या फिर अनुपम खेर? अनुपम खेर। ओह नाइस। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन। उनका एक्टिंग स्कूल भी है वैसे। बिल्कुल है। तभी शायद आपने चूज किया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अगर आपकी ईश्वर से मुलाकात होती है तो आप क्या मांगेंगी? आंखों की रोशनी या फिर भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना? आंखों की रोशनी। ओह नाइस। मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना। ओके। वो काम बाकी लोगों को ज्यादा शोभा देता है। वाकई में। चलिए तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ फॉरेन कंट्री घूमने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? पेरिस या फिर थाईलैंड? पेरिस। बहुत बढ़िया। चलिए तो उम्मीद है आपने भी ये बहुत इजी था।
हाँ तो इजी है। तभी तो मैंने आपको कहा कि सिर्फ फन है, एंजॉय है। तो चलिए, तो आपके भी फेस पर स्माइल आई, लिसनर्स के फेस पर भी स्माइल आई, और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। एक्सीलेंट। मैम, अब जाते जाते आप लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लिसनर्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि रेडियो उड़ान आप सुनते हैं, अपनी उड़ान पर भी कोई रोक ना लगाएं, खूब उड़ें, खूब एंजॉय करें, खूब लिव करें, लिव योर लाइफ, एंजॉय टू द फुलेस्ट, और कभी भी किसी लिमिटेशन को अपने आड़े ना आने दें, उसके चैलेंजेस के सॉल्यूशंस को ढूंढें। चैलेंजेस जब आते हैं तो उसके सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होते हैं, वो हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, हमें सिर्फ उनको सीख करना है, निकालना है और फेस करना है। अगर कोई एम्प्लॉयर्स, कोई कॉर्पोरेट्स, कोई इंटरनेशनल फोरम्स पे हमारा शो सुन रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि कहीं भी आप पर्सन विद ब्लाइंडनेस या पर्सन विद डिसेबिलिटी देखें जो अपनी जिंदगी को बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं, उन्हें गाइड करें, उन्हें बताएं कि लाइफ इज पॉसिबल, और मौका दें, जो भी दे सकते हैं मौका दें, उनकी एबिलिटीज को देखते हुए उन्हें काम करने का। तो मैम, क्योंकि आप लीडरशिप ट्रेनर हैं, तो डिसेबल्ड एम्प्लॉयज को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं डिसेबल्ड एम्प्लॉयज को ये टिप देना चाहूंगी कि अपनी डिसेबिलिटी को अपने आगे लिमिटेशन ना समझे, जैसे मैंने पहले भी कहा, और कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फुल्ली प्रिपेयर्ड जाएं। कोई इसलिए नौकरी हमें नहीं देगा कि क्योंकि हम बेचारे एग्जैक्टली, बल्कि नौकरी इसलिए देगा क्योंकि हम में कोई टैलेंट है, हम में कोई कैलिबर है, हम में कोई क्षमता है। तो उस क्षमता को पहचान कर कॉन्फिडेंस के साथ, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू को फेस करें। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लेकर ना चले, ये तो मेरा है ही, ये मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा लिखा गया है, ये मेरा अधिकार है। वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हमें कहीं नहीं लेके जाता, बल्कि एक ऐसा रिफ्ट क्रिएट कर सकता है डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड में, जिसको ब्रिज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो हम एंटाइटल्ड नहीं है, हाँ हम डिजर्विंग है, लेकिन किसी भी चीज को अगर एंटाइटलमेंट मान के चलोगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। और ट्रस्ट योरसेल्फ, स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल। तो एक और लास्ट मैसेज चाहती हूँ डिसेबल्ड वुमेन के लिए, आप उन्हें आगे आने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है, एक तो डिसेबल्ड, दूसरा वुमन। हमारी सोसाइटी अभी इतनी इवॉल्व नहीं हुई है कि वो एक तो वुमन को, ऊपर से डिसेबल्ड वुमन को उतना अकोमोडेट करे या उतना आगे आने का मौका दे। तो मैं यही कहूंगी कि अपने आप को इस बात से पीछे मत हटना, रोकना कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या समझेगा, कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी समझे। अगर हम अपने अधिकारों के लिए, अगर हम अपने कैपेबिलिटी के बेसिस पे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई और हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। हमें अपनी किस्मत खुद बनानी है और हम अपनी किस्मत को खुद ही बनाएंगे। कोई और, अगर किसी और के सहारे हमने अपनी किस्मत छोड़ दी तो फिर बन गई। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत करके, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम एक मुलाकात में आई और आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे लिसनर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा ज्योति। कीप रॉकिंग, आई एम श्योर रेडियो उड़ान रॉक्स। चलिए, तो जाते जाते आपका एक और फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे, एक फरमाइश और हो जाए। वाओ इस बार मैं सुनना चाहूंगी भाग मिल्खा भाग का हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बहुत अच्छी चॉइस आपकी। चलिए तो दोस्तों, एंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को और इजाजत लेते हैं मधु बालाजी से। बहुत बहुत शुक्रिया।
बाय बाय। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। www.radioudan.com पर फीडबैक फॉर्म को फिल कीजिएगा और अपने सजेशंस हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मुझे यानी ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह एक और पर्सनालिटी के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।